नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल सन रे पे। मैं आपका एजुकेटर सुनील रे लेके आया हूँ आपके लिए घटना चक्र 90 दिन की सीरीज की अगली कड़ी। भारतीय इतिहास। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं गोपुरम। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किसे संबंधित है? तो ये हेरोडोटस को है। सूची 1, सूची 2, सूची 1, सूची 2, अष्टाध्यायी, पाणिनि, महाभाष्य, पतंजलि, निरुक्ता, कात्यायन और वार्तिका, यास्क। तो इन सबको मिलाने पे जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा ए। मुद्रारक्ष का लेखक निम्न में से कौन था? तो ये विशाखादत्त था। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्राक्षक। ये सभी के सभी गुप्त काल में लिखी गई थी। दक्ष कुमार चरित्रम के रचनाकार थे डंडीन। दक्ष कुमार चरित्र के किसने लिखी? तो ये डंडी द्वारा लिखी गई। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखी है? तो ये कालिदास द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो ये जानकी हरणम नाम की जो रचना है वो कालिदास की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित है? तो उत्तर रामचरितम ये कालिदास द्वारा लिखी गई है, नहीं लिखी गई है। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है नाट्यशास्त्र से। सुमेलित कीजिए। पाणिनि, अष्टाध्यायी, वात्सायन, कामसूत्र, चाणक्य, अर्थशास्त्र, कलहान, रजतरंगिणी। सुमेलित करने के बाद हमारा आंसर बचता है ए। कलहान की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये रजतरंगिणी है। कलहान द्वारा रचित रजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पाणिनि द्वारा लिखी गई थी। कलहान की रजतरंगिणी किस तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडोवो लिखी थी? तो ये वाकपति द्वारा। सूची 1, सूची 2, सूची 1 लेखक, सूची 2 रचनाएं हमें सुमेलित करना है। तो हर्ष, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा उसमें हमारा जो भारीची है वो कृताजुनियम है। जो हमारा हर्ष है वो नागागंध है। जो कालिदास है ये मालविका अग्निमित्रम के लेखक हैं। और जो राजशेखर है इसके द्वारा कर्पूर मंजरी की रचना की गई थी। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नैषधीय चरित्र, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, 10 कुमार चरित्र। तो इनमें से केवल 1, 2 और 3 ने लिया है। जो चौथा है हमारा 10 कुमार चरित्र, ये इसकी रचना महाभारत से प्रेरित नहीं है। सूची 1, सूची 2, सूची 1 विशाखादत्त, नाटक, वराहमिहिर, खगोल विज्ञान, चरक, चिकित्सा और ब्रह्मगुप्त गणित। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा सी। चरक संहिता नाम पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। वराहमिहिर की जो पंच सिद्धांतिका है वो आधारित है यूनानी ज्योतिष विद्या पर। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है? कालिदास, रघुवंश, भाष्य,
स्वप्नवासवदत्तम, सुबंधु, कादम्बरी, हर्ष, रत्नावली। तो इनमें से केवल सुबंधु कादम्बरी ही ये सही सुमेलित नहीं है। मिलिंदपनव ये एक पाली ग्रंथ है जिसमें राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेना के संवाद का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपनव किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालती है? तो ये मिनेंडर पर डालती है। मिलिंदपनव राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के इस मध्य संवाद के रूप में है। वो बौद्ध भिक्षु थे नागार्जुन, नागसेन, और नागसेन हमारा कोट सी में है। सुमिलित कीजिए सूची 1, सूची 2, दरबारी कवि और राजा। तो आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय थे। कालिदास हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। हरिसेन हर्षवर्धन के टाइम थे। और बाण भट्ट समुद्रगुप्त। रजतरंगनी के लेखक कल्हान के समय शासक था जयसिंह। कल्हान द्वारा कृत रजतरंगनी में कुल कितने तरंग हैं? तो इनमें 8 तरंग हैं। कल्हान की रजतरंगनी को किसने आगे बढ़ाया? तो ये जोनराज एवं श्रीवर नाम के लेखकों ने उसे आगे बढ़ाया। शोधार नंद किसकी रचना है? ये अश्वघोष की रचना है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे हर्षवर्धन। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन किन रचनाओं का लेखन किया था? प्रियदर्शी, हर्षचरित, नागानंद और रत्नावली। हर्षचरित की रचना बाण भट्ट ने करी थी। बाकी 1, 2 और 4 ये सब हर्ष द्वारा रचित है। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो ये बृहत संहिता है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये नाटककार थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही हैं? मृच्छकटिकम, शूद्रक, बुद्धचरिता, वसुबंधु, मुद्ररक्षिका, विशाखादत्त, हर्षचरित्र, बाणाभट्ट। तो इसमें केवल 1, 3 और 4 ही सही सुमेलित है। दूसरा जो है हमारा वो गलत है। प्राचीन भारत के विद्वानों, साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग के संबंधित है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। कालिदास चंद्रगुप्त II के से संबंधित है। तो इसमें केवल 3 ही सही है। पुष्यमित्र शुंग के से जो संबंधित है वो पतंजलि है। सूची 1, सूची 2, वराहमिहिर, बृहत संहिता, विशाखादत्त, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक, मृच्छकटिकम, बिल्हान, विक्रमादेव चरित्र। तो सही सुमेलित करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा बी। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? पद्मगुप्त का नवशासक चरित्र, मेरुतुंग की प्रबंध, चिंतामणि, उदयपुर प्रसरित या उपयुक्त में सभी। तो ये सभी के सभी जो परमार राजवंश है उनके इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष द्वारा नहीं लिखी गई है। कर्पूर मंजरी के जो लेखक थे वो राजशेखर थे, जो प्रतिहारों के दरबारी कवि हुआ करते थे। शकुंतलम किसने लिखी है? तो ये कालिदास द्वारा रचित है। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी है? मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतु संहार और विक्रमोशियम। तो जो मृच्छकटिकम है ये कालिदास की कृति नहीं है, बाकी तीनों कालिदास की कृति है। कालिदास द्वारा रचित मालिका अग्निमित्रम का नायक था अग्निमित्र। ये अग्निमित्र जो था पुष्यमित्र शुंग का
पुत्र था। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो इसमें मालिका अग्निमित्रम में उसके पुष्यमित्र शुंग के पुत्र की कहानी है। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक है भाष। गीत गोविंद काव्य के रचिता है जयदेव। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये जो है लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद का रचयिता कौन था? जयदेव। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 रचना है, सूची 2 उन रचनाओं की का विषय। अष्टांग संग्रह, आयुर्विज्ञान, दक्ष रूपक, नाट्यकला, लीलावती, गणित, महाभाष्य, व्याकरण। तो इसका सही मिलान हो जाएगा हमारा बी, A4 B1 C3 D2। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ये निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ये गीता में कहा गया है। जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। ये निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये महाभारत में कहा गया है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है वो है पंचतंत्र। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी विष्णु शर्मा द्वारा। सूची 1 सूची 2। सूची 1 लेखक, सूची 2 ग्रंथ। सर्ववर्मा, कायतंत्र, शूद्रक, मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, कलहान, रजतरंगिणी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दया भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति के पर अपना अधिकार का दावा कर सकता था, जबकि दया भाग व्यवस्था में पिता के मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता था। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्य के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी, जबकि दया भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिलाएं सदस्य दोनों के संपत्ति संबंधी मामले पर विचार करती थी। तो इसका केवल 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो ये है हमारा भास्कर। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो ये आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। मतविलास प्रश्न के लेखक कौन थे? तो ये महेंद्र वर्मन थे। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। शून्य का आविष्कार किया था किसी अज्ञात भारतीय ने। शून्य की खोज की थी भारतीयों ने। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ वेन्सांग, हुइली, द नेचुरल हिस्ट्री, टालमी, हिस्टोरियल पिलिपिकल, पोम्पेल टोरगस, द हिस्ट्रीज हेरोडोटस। तो जो हमारा बी है द नेचुरल हिस्ट्री टोलमी, ये गलत है। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा।
पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय। ताम्रपत्र लेख दर्शाता है प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसे नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो ये बाल पुत्र देव था। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो ये बनवाया गया था सारनाथ में। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी अलाउदल संबंधित थे महोबा से। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो ये जय नायक है। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अब्दुल रहमान, हमीर रासो, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, जगनीक, अल्लाखंड, नरपति नल्हा, बिसलदेव रासो। तो अब्दुल रहमान हमीर रासो के रचनाकार नहीं थे, इसके रचना सारंगधर ने की थी। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का दहली शहर की स्थापना की थी? तो तोमर राजवंश द्वारा की गई थी। जैजाभूति का प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। दंगदेव किस भाषा का शासक था? तो किस वंश का शासक था? तो ये जैजाभुक्ति के चंदेलों का शासक था। निम्नलिखित शासकों के सही कालक्रम अनुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए कूट से चयन कीजिए। विद्याधर, दंग, यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन। तो सबसे पहले आ जाएगा यशोवर्मन, फिर दंग, फिर विद्याधर, फिर कीर्तिवर्मन। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनाया? परमार राजा भोज ने। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ये गोपाल था। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ये बिहार राज्य में अवस्थित था। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल और महिपाल। तो इसकी स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी। उस पाल शासक का नाम बताया जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो धर्मपाल ने किया। विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो ये पाल वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महावीर की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? ये बिहार राज्य में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किन किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है? तो ये गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल के राजा को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, उदंतपुर। तो तक्षशिला नहीं था। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो ये दंती दुर्ग था जिसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक
कार्य कराया था, तो दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो यह था अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। महामत्तम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि अधिवराह थी? तो ये थी मिहिर भोज की। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालपन क्रम अनुसार संयोजित कर नीचे दिए कूट की से सही उत्तर चुनिए। नागभट्ट द्वितीय, महिपाल, महेंद्रपाल, वस्तवराज। तो इसमें केवल जो हमारा सही कालक्रम अनुसार होगा वो होगा वस्तवराज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल, महिपाल। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो ये भरतृभट्ट एक नहीं है। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये कुमारपाल थे। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश के द्वारा किया गया था? तो ये सेनों द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विवेदिता थे? तो ये थे हमारे विज्ञानेश्वर, हेमादि और जीमूतवाहन। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? तो ये महिपाल और महेंद्रपाल प्रथम दोनों के ही दरबार में अपनी सेवा प्रदान कर चुके थे। प्रतिहार, कन्नौज, चोल, तंजौर, परमार, धारा, सोलंकी, अहिलवाड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे हमारे थे पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो चोल कन्नौज की त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। महोदया किसका पुराना नाम है? ये कन्नौज का पुराना नाम है। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो कन्नौज को जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर वर्तमान अवस्थिति। कोल, कोयल, अलीगढ़, महोत्सनगर, महोबा, महोदय श्री कन्नौज और जेजा भुक्ति कौशंबी। ये जेजा भुक्ति कौशंबी का वर्तमान नाम नहीं है। जेजा भुक्ति का जो वर्तमान नाम है वह बुंदेलखंड। निम्नलिखित में से किसे खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो ये था जयसिंह सिद्धराज। परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक जो था वो उपेंद्र था। इनमें से कोई भी उस नाम का हमें नहीं दिख रहा, तो इसमें सब गलत हैं। राजा भोज ने शासन किया धार पर। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? तो ये राजा भोज थे। भोजशाला मंदिर की अष्टधात्री देवी है भगवती सरस्वती। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो ये गंगेदेव नहीं था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र: बोधगया, बुंदेलखंड, खजुराहो, बुंदेलखंड, शिरडी, विदर्भ, नासिक, मालवा, त्रिपुरा, रायसीमा। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 5 हो जाएगा। गोडवा के रचयिता थे वाकपति।
मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो ये भूमि के सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील को करता है। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था सुल्तान जैनुलाब्दीन। कश्मीर के शासक जैनुलाब्दीन का वास्तविक नाम क्या था? तो कश्मीर के शासक जो थे हमारे जैनुलाब्दीन, इनका जो वास्तविक नाम था वो था शाही खां। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? ये था नान्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हरि सिंह था। कुरुसापाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो इससे हमें सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। मक्का कहाँ है? तो मक्का सऊदी अरेबिया में है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? ये 647, 1013, 711 और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। भारत पे जो पहला आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न इसी पर है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो ये 1712 ईस्वी में हुई। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण था तो ये था हमारा मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 1712 में सिंध पर हमला कर राजा दाहिर को हराया था। भारत का सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के। मोहम्मद बिन कासिम था एक अरब। चचनामा के अनुसार छठवीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो ये अडोर थी। इनमें से कौन गजनीवी राजवंश का संस्थापक था? तो ये अल्पतकीन था। कथन: महमूद गजनबी के भारत पर 17 बार आक्रमण किया, कारण वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। कथन सही है परंतु आर गलत है। महमूद गजनबी का सिर्फ एक लक्ष्य था, वो हर बार अपने आके यहाँ पे भारत के मंदिरों को लूटे और सारा धन अपने शहर गजनबी में ले जाके। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? तो ये विद्याधर था। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी था। शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? तो शाहनामा का जो लेखक फरिश्ता था वो इनमें से कईयों के दरबार में रह चुका था। शाहनामा के लेखक कौन थे? ये हमारे फिरदौसी थे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहास कौन था? अल-बरूनी। अल-बरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी में। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था अल-बरूनी। निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। उसके ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिलोक गीति का विशेषज्ञ था। तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। यह संबंध नहीं है। ये कथन अल-बरूनी के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसे महमूद गजनबी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? तो ये भीमदेव सोलंकी थे जिन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ
चांदी के सिक्के निर्मात कराए, तो ये महमूद गजनवी था। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो भीमदेव द्वितीय। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर का युद्ध 1994। इसी के साथ 6:30 बज चुके हो और अब हम जो हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके प्रश्न कुछ हल करेंगे। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति की जाती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के नियुक्ति का दिया हुआ है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति को किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सृजन है वो संविधान द्वारा किया गया है अनुच्छेद 148 में। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के पद के पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आए। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे अन्य सरकारी सेवा के आयोग हो जाते हैं, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है। तो जो ये कथन डी है ये सही नहीं है। उनका जो पदच्युत होगा वो संसद द्वारा होगा महाभियोग चलाने के बाद। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। कथन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। कथन उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानून को बनाए रखना है। तो इसका कथन कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा पालन नहीं किया जाता है? तो जो हमारा सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना, ये सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व कोष में जमा हो, तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा ये पालन नहीं किया जाता है। प्रश्न 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षा का कर्तव्य होगा कि वे उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत के संचित निधि में संदेह है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखों की लेख परीक्षा करने और उनकी बाबत की रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 36। लोकनिधि के फलोत्पादक और आयशित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षा कैग के कार्यालय का महत्व क्या है? कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय वित्तीय आपात घोषित करता है, कैग की मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखक समिति विचार विमर्श करती है। कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियों उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है।
कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं जो कि हैं कि सरकारी कंपनियों के लेख परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग कर सकता है। तो चौथा तो आपको सरासर गलत दिख रहा होगा, क्योंकि कैग के पास अभियोग चलाने की शक्ति नहीं है। तो जहां भी आपको चौथा दिखेगा उसको हम कट कर देंगे, ये कट गया। अब तीसरा जो है, आरोप दाखिल कर सकता है जिन लोग ने भी प्रतिनिधि का कानून उल्लंघन किया हो। तो दूसरा और तीसरा सही है। इस हिसाब से हमारा उत्तर 2 और 3 हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी है संसद की। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक सेवा लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये उपस्थित रहते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 149। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति का। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो ये था सन 1976। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक की कर्तव्य शक्तियों और सेवा समिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखकों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया 1976 में। राजाओं के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भारत का जो हमारा कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये करता है। लोक विधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं लोक वित्त संरक्षक के रूप में। गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सूची 1, सूची 2, अधिकारी और संस्थान। भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति, भारत का महाधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा की बैठक। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं व्यवसायी बैंकों के कार्य निष्पादन। वरीयता अनुक्रम। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इनमें से हमारा हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मंत्रिमंडल सचिव। तो ये सही अनुक्रम है। भारत सरकार की प्रथम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं? तो ये भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्ववर्ता कर में निम्न में से सबसे पहले कौन है? अपने राज्य में राज्यपाल। भारत के वरीयता कर में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत के मंत्रिमंडल सचिव। संसद प्रथम लोकसभा।
लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये 25 वर्ष है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो उसे उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर जो है ये हो सकता है। तो हमारा आंसर यहाँ सी हो जाएगा। लोक सेवा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निषेधन पर नियंत्रण में तैयार किया जाता है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उनके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। तो उसका कथन सी जो है ये गलत है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर। भारत के संविधान अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन डैश जनगणना के आधार पर होगा। तो ये 1971 की जनगणना के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ये 2031 तक यथावत रहेगा। 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की जनसंख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। यह तब तक नहीं बदल जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है 2026। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोक सेवा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 547, 545, 552। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। पहले 552 प्रश्नकाल के समय 552 सही उत्तर होता, परंतु वर्तमान काल में दो जो एंग्लो इंडियन की हमारे जो समुदाय की सीटें थी उनको 104वें संविधान से संशोधन से समाप्त कर दिया गया है। निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन से राज्यों के निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के से संबंधित है? तो 7वां और 31वां संवैधानिक संशोधन। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? 31वें संशोधन ने। लोकसभा में सदस्यों को जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो है 550। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? ये है 543। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? 20। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा तथा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? तो इनमें से 530 राज्यों के थे। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के कितनी सीटें स्थान आरक्षित हैं? तो 20 सीटें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 330। निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? केरल तथा तमिलनाडु।
किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू तथा कश्मीर। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियां हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। ये 1996 का प्रश्न था। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश। लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति अंगल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकता था यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो ये पहले 2 कर सकता था, अब इसकी आवश्यकता को खत्म कर दिया गया। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने की मनोनीत कर सकता था? अंगल भारतीय। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाना अनिवार्य नहीं है। 1 वर्ष में दिनों को कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। जब संसद का चलना आवश्यक हो तो केवल 1 और 3 लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का आवासन करने के लिए प्राधिकृत है? तो ये है महान्यायवादी, संसद कार्य मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति सत्र का आवासन करने के लिए प्राधिकृत है। लोकसभा का कार्यकाल है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाना जरूरी है, अनुच्छेद 85 उपबंध 1 के हिसाब से। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु कोरम कितना है? संसद के कुल संख्या का 6वां भाग। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, संसद के सदस्यों का कुल संख्या का 10वां भाग। लोकसभा और राज्यसभा में घन पूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये है उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो ये है उत्तर प्रदेश। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? तो ये प्रश्न काल 1994 में इसकी संख्या अलग थी, अब इसकी संख्या अलग हो गई है, जिसकी वजह से ये सारे ही ऑप्शन निरस्त हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है महाराष्ट्र को। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं? 25। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है?
तो अब ये प्रश्न 2004-2002 का प्रश्न है, अब 2024 चल रहा है, तो ये प्रश्न अब किसी काम का नहीं है हमारे। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युगम को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो इसका उत्तर भी हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि प्रश्न बहुत पुराना है। ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा पुराने हैं, तो हम इन्हें में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। ये प्रश्न 47 है, तो ये देख लेते हैं एक बार। लोकसभा के ये इसका प्रश्न काल 2014 है, तो ये कुछ नया प्रश्न है। लोकसभा राज्यों के राज्य और प्रतिनिधित्व: आंध्र प्रदेश 48, तमिलनाडु 11, महाराष्ट्र 25, छत्तीसगढ़ 42, पश्चिम बंगाल 39। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्य संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसका संघ में केवल एक सीट है? तो एक सीट वाला जो राज्य और संघ शासित क्षेत्र है वह चंडीगढ़, सिक्किम एवं मिजोरम। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो त्रिपुरा से। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो यह है लद्दाख। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोक तथा संसदीय क्षेत्र है। तो 2007 का प्रश्न है। इस प्रश्न को 14 साल बीत चुके हैं। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? तो अब तो ये भी गया। लोकसभा चुनाव के मामले में वर्ग, तो ये भी 2002 का प्रश्न है। इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं 2002 से अब तक। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4 या वैध मतों का 1/5 भाग। या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। उसकी जमानत तब जब्त होगी जब उसे वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1992 में। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष तक था? तो ये 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था। 9वीं लोकसभा कब भंग हुई? 9वीं लोकसभा मार्च 1951 में भंग हुई। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए फरवरी 1998 में। लोकसभा का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो इसमें ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। भारत के लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष चयनित किया जाता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। निम्न में से कौन अपने पद की स्थापना नहीं लेता है? तो ये मंत्री परिषद के सदस्य। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की स्थापना नहीं लेता है? यह है स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वह यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो इसका कथन केवल डी ही सही है। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो इसका केवल बी ही सही है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक और वह उसका प्रयोग करेगा? तो ये है अनुच्छेद 100। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे हमारे जीवी मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, जीवी मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न 1999 का है। तो वर्तमान के उपाध्यक्ष की बात करें तो अभी ओम बिरला जी हैं। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो ये पी.ए. संगमा थे। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके देखरेख में कार्य करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष के देखरेख में कार्य करता है। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये लोकसभा के सभी सदस्यों के 10% से कम है। अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। राज्यपाल से 3 महिला राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये प्रश्न ही गलत है, इसके सभी उत्तर गलत हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। लोकसभा के सभी यदि किसी दल को न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसको नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। तो इसका केवल कथन 2 सही है। संसद द्वितीय राज्यसभा राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? ये है 250। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो राज्यसभा में ये उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघीय राज्य
क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय इनका मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकार क्षेत्र में है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा के राज्यसभा होती है, तो केवल दो तीन, केवल एक और तीन, या डी इनमें से कोई नहीं तो इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों के विधानसभाओं पर। तो साथियों, यही हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। जैसा कि बहुत सारे हमारे साथी कह रहे थे कि सर 3 घंटे की क्लास बहुत हो जाती है, तो मेरा ये है कि अब से प्रयास होगा कि मैं आपको डेली 1-1 घंटे की क्लास देता रहूं। तो आज सोमवार है, तो आज हमने भारतीय इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा। बाकी की जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी कि कौन से दिन किस सब्जेक्ट की क्लास होगी।